गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 5/8/2021। रात के बज रहे हैं 11:08। एक बेहद इम्पॉर्टेंट सेशन जिसका आप लोग अभी तक बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे और बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी, वो है रिगार्डिंग डाटा शीट का, कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक ट्रेडर हैं तो आप डाटा शीट कैसे मेंटेन करें। उम्मीद है कि अभी तक के जो हमारे सेशंस हैं फ्रेंड्स, ये आप लोग को पसंद आए होंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर न्यूकमर हैं। सो उनको ये नहीं पता होता है कि मार्केट के अंदर निवेश करते समय या लंबे समय तक मार्केट के अंदर जब आपको बने रहना है तो इसके लिए आपको क्या प्लान करना चाहिए। ये जो डाटा शीट है ये बेसिकली इसी प्लान का एक हिस्सा है। और आज के इस सेशन में हम लोग टू द पॉइंट सिर्फ और सिर्फ डाटा शीट्स कैसे मेंटेन करनी है इसके ऊपर फोकस करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल एलिमेंट्री नॉलेज होगा, क्योंकि एक बार आपको अगर बेसिक समझ में आ गया इसका तो फिर आप अपनी डाटा शीट को अपने हिसाब से अपग्रेड करते रह सकते हैं। हम आपको इस सेशन के दौरान डाटा शीट कैसे मेंटेन करनी है इसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आपको डाटा शीट मेंटेन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना। सबसे पहली चीज़ है कि आखिर डाटा शीट है क्या। अब मिसाल के लिए अगर मार्केट के अंदर आपको निवेश करना है और आपके पास में एक पोर्टफोलियो के अंदर तकरीबन 30 से 35 कंपनीज़ हैं, तो इतनी कंपनियों का जितना डाटा अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, अगर एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है तो इस कंपनी के पार्ट्स जिसमें बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, देन उसके रेशियोज़, इनमें से आप कितनी इन्फॉर्मेशन रखेंगे अपने पास में। तो जाहिर आपके पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक डाटा शीट मेंटेन करते हैं। इस डाटा शीट के अंदर हम लोग किसी भी कंपनी से रिलेटेड मुख्य जो बातें हैं केवल उनको उठा के अपने पास में रख लेते हैं। जब हम कंपनी पढ़ रहे होते हैं उस समय हम कंपनी को डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसका डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर से कंपनी की जो खास खास बातें हैं उनको उठाकर अपने डाटा शीट के अंदर रख लेते हैं। इससे होता क्या है कि 1000 कंपनियों के बीच में से 10 कंपनियों को छांटना हमारे लिए बेहतर रहता है। फिर फर्दर हम इसी डाटा शीट को और अपग्रेड करते रहते हैं, और जब कंपनी निवेश के लायक हमको लगती है तो हम इसी डाटा शीट में से एक कंपनी उठा लेते हैं और उस कंपनी में निवेश कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले है कि डाटा शीट की ज़रूरत क्यों है। तो डाटा शीट की ज़रूरत है ताकि आप 1000 कंपनियों के बीच में से कुछ कंपनियां शॉर्ट कर सकें जो आपके लिए जिन पे आप फोकस कर सकें, जो आपके इन्वेस्टमेंट के लायक हो। ये पहली चीज़ है। नाउ सेकंड चीज़ है कि क्या हर इंसान डाटा मेंटेन करता है। तो ये जान लीजिए कि मार्केट के अंदर जितने भी सीरियस इन्वेस्टर हैं उन सब के पास में अपनी एक डाटा शीट होती है। कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो आंख बंद करके सुबह उठता है और किसी भी शेयर पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। हर कोई अपनी एक डाटा शीट मेंटेन करता है। जो हमने अपनी लाइफ से सीखा है कि डाटा शीट कैसे मेंटेन करना है, वो तरीका हम आपको आज यहाँ पर सिखाते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपके पास में एक्सेल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके पास में वर्ड है तो आप MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप इस काम को डायरी और पेन की सहायता से हार्ड पर भी कर सकते हैं। नाउ सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है किसी भी कंपनी का नाम। आप जो कंपनी लेना चाह रहे हैं, सबसे जो फर्स्ट आपका कॉलम आएगा इसके अंदर होगा इस कंपनी का नाम, और हम लोग जो एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे वो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का डाटा होगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंपनी नेम, और कंपनी का नाम जो हमारे पास में है वो है IGL, या जिसको आप इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कहते हैं। नाउ इसके बाद में जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आपको किसी भी कंपनी का रखना चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जो यहाँ पर डाटा हम अपनी डाटा शीट मेंटेन करने के लिए जिन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे वो BSE है, दूसरी screeners.in है, आप सभी को मालूम है, देन मनी कंट्रोल है, मोजो है, और तिजोरी है। इसमें से जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है BSE, स्क्रीनर्स और तिजोरी। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नाम हो गया। नाम के बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट डाटा होता है जो आपको डाटा शीट के अंदर रखना चाहिए वो है मार्केट कैप। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। क्यों? ये इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको ये बताती है कि कंपनी कितनी बड़ी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिफर करते हैं इस्टेब्लिश्ड कंपनी बाय करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें छोटी कंपनी चाहिए जो बिल्कुल अभी अपनी शुरुआती चरण पर है। मार्केट कैप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप मार्केट कैप को देखते ही ये पता लगा लेते हैं कि कंपनी कितनी छोटी या कितनी बड़ी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। क्यों? जब मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, इकॉनमी थोड़ी सी वीक होगी, उस समय आप क्या देखेंगे कि जो भी लार्ज कैप्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, सिर्फ वही ज़्यादा चल रही हैं। जब इकॉनमी की हालत बहुत बढ़िया होती है उस समय आप देखते हैं कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स बढ़ते रहते हैं। तो मार्केट कैप, अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाएं हम आपको, तो मार्केट कैप ये बताता है कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है। आमतौर पर अगर लाख करोड़ के अंदर कंपनी का मार्केट कैप है तो वो कंपनियां बहुत बड़ी होती हैं।
100 करोड़ से 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ के आसपास, हम एकदम जो उसकी लैंग्वेज है उसमें नहीं जा रहे हैं, हम आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहे हैं। 5000 करोड़ तक का मार्केट कैप है तो ये समझिए कंपनी छोटी है, और 5000 करोड़ से बड़ा है, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ है तो कंपनी मीडियम साइज़ की है। लाख करोड़ में चली गई तो समझ लीजिए कंपनी बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, सो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके डाटा शीट का पार्ट होनी चाहिए वो है कंपनी का मार्केट कैप। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस पूरे सेशन के दौरान हम कोई जार्गन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसको सुन के आपको ये लगे कि आपके सर के ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, मार्केट कैप हो गया। नाउ मार्केट कैप के बाद में जो अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है अर्निंग पर शेयर। क्यों? अर्निंग पर शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये इमीडिएटली आपके पास में अवेलेबल रहती है, इसे साल दर साल की बेसिस पर ही हमेशा उठाइए। ईपीएस ज़रूरी क्यों है? बेसिकली अर्निंग पर शेयर आपको ये बताता है कि कोई भी कंपनी का स्टॉक जो आपके पास में है वो प्रति शेयर कितना मुनाफा कमा रही है। अगर आपके पास अर्निंग पर शेयर है तो आप ये जान सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी। कैसे? इस अर्निंग पर शेयर को आप कंपनी के रेट के साथ में कंपेयर कीजिए, इससे आपको दो चीज़ें मिलती हैं। क्या? अर्निंग पर शेयर जब आप रेट के साथ कंपेयर करते हैं तो एक तो आपको ये पता चलता है कि कंपनी का पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, यानी कंपनी कितनी महंगी है। इसके साथ आपको एक चीज़ और भी पता चलती है। क्या? अगर कंपनी का रेट, मान लीजिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है जिसका 1% 5 रुपये होता है और कंपनी 15 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, इसका मतलब है कि 3% के करीब कंपनी का अर्निंग पर शेयर, यानी ये कंपनी अगर और कुछ भी ना करे, एक ही जगह खड़ी रहे तो साल में कम से कम ये 3% का रनअप जरूर देगी। ऐसी कंपनियां ढूंढिए जिनका अर्निंग पर शेयर कंपनी के रेट से तकरीबन 10% 15% के आसपास होता है, और ऐसी कंपनी मिलती हैं। ये कंपनीज आपके लिए एक बढ़िया ग्रोथ का काम करती हैं। इसलिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपनी डाटा शीट के अंदर रखनी चाहिए वो है अर्निंग पर शेयर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप इसका जो डाटा मेंटेन करते हैं इसको आप 14 रुपये 37 पैसे या 14 रुपीज़ 37 पैसे ही लिखें। आप इसको राउंड फिगर के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कंपनीज पढ़ रहे होते हैं उस समय आप कंपनी को डिटेल में पढ़ते हैं, जब आप डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं उस समय आप इसका राउंड फिगर ले लेते हैं ताकि ये आपके समझने के लिए आसान हो। नाउ थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंपनी का पी रेशियो। जिस समय आप कंपनी पढ़ रहे हैं उस समय आप कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने पास में रखें। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बदलते समय के साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो बदलता रहता है। आपके पास अर्निंग पर शेयर है, आपके पास कंपनी का रेट है, आप तुरंत का तुरंत उसका पी निकाल सकते हैं। ये आपको ये बता देता है कि कंपनी करंटली कितनी महंगी और कितनी सस्ती है, खरीदने लायक है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाई वैल्यूएशंस की कंपनियां बाय करने से थोड़ा सा दूर रहते हैं। सो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपनी का पी रेशियो। नाउ पी रेशियो के बाद में जो अगली चीज़ है वो है प्राइस टू बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है? बुक वैल्यू वो रेट है प्रति शेयर जो किसी भी कंपनी को बेचने के बाद, उस कंपनी के सारे उधार चुकाने के बाद आपको प्रति शेयर मिलता है। प्राइस टू बुक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको हमेशा अपने पास में रखनी चाहिए। ये कंपनी सस्ती है या महंगी, इस बात का एक बहुत शानदार सूचक है। ठीक, सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बाद प्राइस टू बुक रेशियो रखिए, और इसे भी आप राउंड फिगर के आसपास रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ में रखें। नाउ प्राइस टू बुक रखने के बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिटर्न ऑन इक्विटी, या फिर एक सेकंड चीज़ है जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, ये दोनों ही रिटर्न क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि जो निवेशकों का पैसा मार्केट के अंदर लगा हुआ है, जो वो निवेशक जिन्होंने इक्विटी यानी कि शेयर्स खरीदे हैं, उसके इक्विटी खरीदने के बदले हमने कंपनी को पैसा दिया, हमारे इस शेयर खरीदने के बदले जो हमने कंपनी को पैसा दिया है, इस पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, यानी निवेशकों के पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जो हम डाटा मेंटेन करते हैं उसके अंदर हम आरओई और आरओसी दोनों लेते हैं, दोनों में से जो भी अवेलेबल है ये, ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से दोनों ही ले लें। आप चाहें अगर हमारी तरह से बनाना तो कंपनी का आरओई और उसके साथ कंपनी का आरओसी दोनों ले लीजिए। आमतौर पर आरओई और आरओसी को देखने का तरीका क्या होता है? वो तरीका ये है कि आरओई और आरओसी या तो स्टैटिक या फिर इनके अंदर धीरे धीरे ग्रोथ होनी चाहिए। ड्रास्टिक फॉल आरओई और आरओसी के अंदर नहीं होना चाहिए। आमतौर पर 12 से 15% से एबव आपको जब भी कभी आरओई या आरओसी मिलता है, दैट इज कंसीडर्ड गुड, ठीक है। सो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के केस में आरओई 17% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का है, ठीक।
नाउ इतनी इंफॉर्मेशन के बाद में जो अगली मेजर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये है कंपनी का मोटा मोटी डाटा। इस पूरे डाटा के बाद जो अगली कंपनी के बारे में मेजर इंफॉर्मेशन है वो है कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन। बहुत ध्यान से समझिए, कोई भी कंपनी बेसिकली है क्या? वो कंपनी अपने आप में एक धंधा है, जो वो धंधा कर रही है कंपनी वही है। वो धंधा तय होता है कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन से। अब क्वेश्चन है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्वार्टरली लेना चाहिए या एनुअली। हम प्रीफर करते हैं कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन एनुअली लेना, ठीक है। अब कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के टॉप लाइन को ध्यान से देखिए। सेल्स 3,500 करोड़, 3,500 करोड़, 3,800 करोड़, 4,500 करोड़, 5,700 करोड़, 6,400 करोड़। साल दर साल कंपनी का टॉप लाइन लगातार बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे कि मार्च 2021 में कंपनी का टॉप लाइन घटा है, बिल्कुल सही। बट इसके साथ एक चीज़ और भी कंसीडर कीजिएगा कि ये कोविड का टाइम था, ठीक। तो साल दर साल की दर से अगर आप इस कंपनी का टॉप लाइन, जिसे हम सेल्स कहते हैं, आप उसको देखें तो टॉप लाइन बढ़ रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? हम यहाँ पर रखते हैं कंपनी का टॉप लाइन। और टॉप लाइन कंपनी का कैसा है? साल दर साल कंपनी का टॉप लाइन अप ट्रेंड के अंदर है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अप। अगर कंपनी का साल दर साल टॉप लाइन अनयूजुअल है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो हम यहाँ लिख देते हैं अनयूजुअल। अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम यहाँ लिख देते हैं डाउन। फिलहाल कंपनी का टॉप लाइन अप ट्रेंड में है। नाउ टॉप लाइन के बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है कंपनी का बॉटम लाइन, ठीक। बॉटम लाइन का मतलब क्या है? बॉटम लाइन का मतलब है कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक। सो इसको देखते हैं। टॉप लाइन अप ट्रेंड के अंदर है, कंपनी का बॉटम लाइन कैसा है? नाउ ध्यान से देखिएगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट, आप चाहें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले सकते हैं, चाहे तो नेट प्रॉफिट ले लें। हम आमतौर पर नेट प्रॉफिट लेना पसंद करते हैं, ठीक। 450 करोड़, 450 करोड़, 600 करोड़, 722 करोड़, 842 करोड़, 1249 करोड़। इसका मतलब क्या है कि बॉटम लाइन साल दर साल की दर से लगातार बढ़ रही है। तो टॉप लाइन भी बढ़ रहा है, बॉटम लाइन भी बढ़ रहा है। तो बॉटम लाइन बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर क्या डालते हैं? बॉटम लाइन को अप, ठीक है। साल दर साल की दर से बॉटम लाइन बढ़ रहा है, टॉप लाइन बढ़ रहा है, बॉटम लाइन बढ़ रहा है। नाउ अब इसके बाद अगला मेजर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी जिस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना मार्जिन जनरेट कर रही है, ठीक। और अगर आप देखेंगे तो जो ये हमारा ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है स्क्रीनर पर, आप देखिए ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसके अंदर आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। यानी कि हम जब कोई कंपनी, अयान के नाम से है, हम जब यहाँ कोई कंपनी देखते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके अंदर हमारे पास में करंट मार्केट प्राइस, कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी का सेल्स और उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो करंट ईयर का कंपनी का है वो तकरीबन कितना है? 30 का। नाउ अब आपको यहाँ पर करंट जो ईयर का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ईयरली देखिए और एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए लगभग कितना है। तो आमतौर पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 22% के करीब आ रहा है। हम प्रीफर करते हैं कंपनी का जो एनुअल करंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको लिखना, ठीक है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का तकरीबन 30% है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से क्या जनरेट कर रही है। तो अपना ऑपरेशन से कंपनी 30% के करीब शुद्ध मुनाफा जनरेट कर रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। नाउ अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपनी के बारे में, वो है कंपनी का डेट। कंपनी के पास में लोन कितना है। अब इस लोन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम कंपनी के लोन को जब भी कभी भी अपने डाटा शीट के अंदर एंट्री करते हैं तो हम केवल लोन को एंट्री नहीं करते। भाई कंपनी के पास में 5,000 करोड़ का डेट है और कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है। आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, बट इससे भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आप कंपनी के डेट को, जो कंपनी का डेट है, इसको कंपनी के कैश रिजर्व के साथ में कंपेयर करिए। तो ध्यान से देखिए, 113 करोड़ का डेट है और कंपनी के पास कैश रिजर्व कितना है? 6,000 करोड़ का, या कह लीजिए इसको 6200 करोड़ का, राउंड फिगर में कहते हैं 6,000 करोड़ का, ठीक। नाउ 6,000 करोड़ का कंपनी के पास कैश रिजर्व है और कंपनी के पास लोन 113 रुपये का है। इसका मतलब है कि जब भी कभी भी हम कंपनी के डेट को कंपनी की इस डाटा शीट के अंदर लिखेंगे तो हम हमें इसको कंपनी के कैश रिजर्व के परसेंटेज टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कंपनी के पास 100 रुपये का कैश रिजर्व है और डेट कंपनी के पास 50 रुपये का है तो हम यहाँ पर कंपनी के डेट को लिखेंगे 50%। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी अपना लोन जब चुकाने जाती है तो सबसे पहले जो उसके पास में कैश रिजर्व है, अपने कैश रिजर्व से लोन को चुकाती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप देखिए कि डेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो आप चाहें यहाँ पर तो कंपनी का 1% 60 रुपये, 2% 120 रुपये। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि कंपनी का जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है, या आप चाहें तो इस जगह पर 0 लिख सकते हैं।
अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जो है वो है प्लेजिंग। कंपनी का कोई भी स्टॉक प्लेज तो नहीं है। क्यों? अगर कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी के स्टॉक्स प्लेज कर रखे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी खराब है। और यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा ये डिफ़ॉल्ट मेन्यू है इसके अंदर आप देखेंगे कि प्लेजिंग का भी एक कॉलम है। कंपनी की प्लेजिंग हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी भी कंपनी की प्लेजिंग है तो उस कंपनी से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है। सो प्लेजिंग के केस में आप लिख लीजिए कि कितने जो टोटल प्रमोटर्स हैं उनकी कितनी % होल्डिंग है जो प्लेजिंग है। यहाँ पर 0% है तो हम 0% लगा देते हैं ना। अब एक बार दोबारा से समराइज़ कर लेते हैं। कंपनी का नाम, कंपनी का मार्केट कैप, अर्निंग पर शेयर P, प्राइस टू बुक, रिटर्न ऑन इक्विटी, रोस, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेट और इसके साथ में कंपनी का जो शेयर्स हैं उनकी प्लेजिंग कितनी है। नाउ अब इसके बाद पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब इसमें और कितनी इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं। नाउ इसके बाद जो हम अगली इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालते हैं वो है कंपनी का जो कैश फ्लो है, और वो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को डालना चाहते हैं या नहीं। हम यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो और हम इसको ओपी लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप देखेंगे कि आईजीएल के केस में कंपनी का कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमेशा पॉजिटिव रहा है और वो भी ग्रो करते हुए रहा है। तो यहाँ पर आप इसके लिए जो सिंबल है वो डाल सकते हैं कि पॉजिटिव है और अप ट्रेंड के अंदर है, यानी कि लगातार कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेशन से बढ़ता रहा है। ये हो गई अगली इंफॉर्मेशन। नाउ अब इस इंफॉर्मेशन के बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है कंपनी का सेक्टर, कि कंपनी किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर है या कंपनी किस बिजनेस के अंदर है। आप यहाँ पर जो चाहे वो डाल सकते हैं। तो कंपनी किस सेक्टर के अंदर है? कंपनी बेसिकली गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर है। ठीक। देन कम्स कंपनी के पीयर। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपकी स्टडी है वो बेसिकली एक कास्केड इफेक्ट में चलती है, यानी आपने एक कंपनी पकड़ी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी। हो सकता है कि आप आईजीएल को पढ़ रहे हैं तो इसके पीयर को इसके सामने लिखिए। पीयर कौन सा है इसका? एमजीएल है, गुजरात गैस है और अदानी टोटल गैस है। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि खाली वक्त में जब आप अपने इस डाटा शीट को दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं, आप बैठते हैं इस पर, तो मान लीजिए कि आपके पास में आईजीएल का डाटा है लेकिन आपके पास में पीयर में एमजीएल पढ़ी और आपने एमजीएल नहीं पढ़ी, तब आप क्या करते हैं? आप इस कंपनी को एमजीएल को भी पढ़ना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है? आपका डाटा धीरे 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 बढ़ता रहता है। ठीक। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद एक लास्ट इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं कैटेगरी। नाउ आपकी एक अपनी कैटेगराइजेशन है, हमारी एक अपनी कैटेगराइजेशन है। हमने कैटेगराइजेशन कंपनीज को कैसे किया है कि अगर कोई भी कंपनी जिसको हमने ये पूरा डाटा पढ़ा, इस पूरे डाटा को पढ़ने के बाद हम इस कंपनी को एक कैटेगरी देते हैं। हमारी कैटेगरीज क्या हैं? गुड, देन उसके बाद डबल जी, गुड का सिंगल जी है, देन डबल जी, देन ट्रिपल जी, उसके बाद है बेटर, बेटर के बाद है डबल बी, देन ट्रिपल बी, देन स्टार। इनमें से निवेश के लायक कंपनियां हमेशा बेटर, डबल बी, ट्रिपल बी और स्टार कैटेगरी की ही होती हैं। गुड कैटेगरी, डबल जी कैटेगरी और ट्रिपल जी कैटेगरी की कंपनियां वो कंपनियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू आता है। अब जैसे मिसाल के लिए, अगर इसी कंपनी का डाटा जिसमें पी रेशियो मान लीजिए ये 70 का हो जाता, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका अगर 5 का रहता, बॉटम लाइन अगर इसकी डाउन ट्रेंड के अंदर रहती, तो 3 या 4 जो पॉइंट्स हैं ये कंपनी के ख़राब हैं, तो हम इसके कैटेगराइजेशन को गुड कैटेगरी में डाल देते। वो कंपनियां जो निवेश के लायक होती हैं और बहुत ही शानदार रिटर्न देना और जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा होता है, ऐसी कंपनियों को हम लोग बेटर या फिर इससे ऊपर की कैटेगरी में डालते हैं। बेटर या फिर डबल बी या ट्रिपल बी या फिर स्टार कैटेगरी में। इससे होता यह है कि एक बार में ही हम जैसे इस पूरी डाटा शीट को देखते हैं, हमको ये पता चल जाता है इस कैटेगराइजेशन को देखते ही कि ये कंपनी बाय करने लायक है या नहीं। अब ध्यान से समझिए, ये तो डाटा शीट मेंटेनेंस है। इस डाटा शीट के बाद हम बैठकर डिटेल में इस कंपनी को पढ़ते हैं। ये पूरा डाटा प्लस जो आपके पास में स्क्रीनर्स पर डाटा अवेलेबल है, देन उसके बाद आप कंपनी का डाटा पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट को डिटेल में एनालाइज करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को डिटेल में एनालाइज करते हैं, कंपनी के जो कैश फ्लो है इसको, कंपनी के जो मार्जिन्स हैं ये, और प्लस कंपनी की अपनी वेबसाइट्स पर जाने के बाद जो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन उसके बिजनेस मॉडल के बारे में है। ठीक, कंपनी क्या कर रही है, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स कहाँ कहाँ एक्सपेंशन कर रही है, ये सब कुछ कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं। उसके बाद आप इस डाटा शीट को मेंटेन करते हैं
और जब ये आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तब एक बार में आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अब आईजीएल पर मेरी अच्छी समझ आ गई है, अब मैं इस कंपनी का कैटेगराइजेशन कर सकता हूँ और इसके बाद ये कंपनी बाय करनी है या नहीं ये मैं बाद में तय करूँगा। नाउ इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आपको सुबह उठते ही ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे कौन सी कंपनी बाय करनी चाहिए। आपके पास में डाटा शीट है, आप इन कंपनियों को अच्छे से पढ़ते रहते हैं, आपके पास अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। अब मिसाल के लिए आपके पास में 100-200 कंपनियां हैं। अब इनमें से आपके पास में मान लीजिए कि पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां भी आपने पढ़ी। पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में 2 कंपनियां गुड कैटेगरी की थी और 3 कंपनियां बेटर कैटेगरी की थी। जैसे ही पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म शुरू होते हैं, आपको ओवरऑल पावर सेक्टर रन करना दिखाई देने लगता है। आप पावर सेक्टर की जो अच्छी कंपनी जो आपकी डाटा शीट के अंदर मौजूद है, जिसके वैल्यूएशन सस्ते हैं, जो कंपनी आपको लगता है कि बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी अच्छी है और जिसके जो कंपनी के मार्जिन्स अच्छे हैं, उन कंपनी को आप सीधे निवेश करना शुरू कर सकते हैं अपनी इस डाटा शीट के आधार पर। इससे होता यह है कि जो भी यहाँ नेट पर डाटा पड़ा हुआ है, ये इतना डाटा आप फिल्टर करके इसको एक जगह पर लेकर आते हैं अपनी डाटा शीट पर, और ये डाटा शीट आपके लिए एक गाइड का काम करती है कि आपको कौन सी कंपनी बाई करनी है, कौन सी कंपनी बाई नहीं करनी है, किस कंपनी से निकलना है, किस कंपनी में एंट्री करनी है, किस कंपनी में अपना जो कंसंट्रेशन है वो और बढ़ाना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हर कोई इन्वेस्टर जो मार्केट के अंदर थोड़ा भी सीरियस इन्वेस्टर है, उसके पास में अपनी एक डाटा शीट रहती है। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है ये। एक बार आप डाटा शीट मेंटेन करना सीख जाएंगे, उसके बाद पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कितनी और इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाटा शीट के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे छोटा रखिए, क्रिस्प रखिए। हाँ, कंपनी के बारे में पढ़ते समय जितना हो सके उतना पढ़िए, अपनी स्टडी को कंपनी के ऊपर डिटेल करिए, लेकिन डाटा शीट के अंदर मिनिमम इन्फॉर्मेशन। आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा कुछ बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो कैश फ्लो पूरा पूरा उतार सकते हैं यहाँ पर, आप चाहें तो पूरी बैलेंस शीट उतार सकते हैं यहाँ पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस के साथ में आप चाहें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस भी डाल सकते हैं, बट उन सब की ज़रूरत नहीं है। डाटा शीट को इतना छोटा होना चाहिए कि जो आपके काम आ सके। ठीक है, ये इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ये पॉजिटिव और अप ट्रेंड था, वो बेसिकली इसका ऑटो वो लगा हुआ है, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन थी कि जो आपकी डाटा शीट है किसी भी कंपनी की, ये आपको कैसे मेंटेन करनी है। अब इतना ये इन्फॉर्मेशन देखते ही आपको तुरंत क्लियर हो जाता है कि इस कंपनी को हमको बेटर कैटेगरी की है तो बाई करनी चाहिए या बाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और डाटा शीट को अपडेट कब करना है? क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स में कोई बहुत मेजर चेंजेस हों, तब तो आप अपनी जो कंपनी की डाटा शीट है इसको आप चेंज कर सकते हैं, वरना क्वार्टर बेसिस पर या हाफ ईयरली बेसिस पर, जैसा भी आपको ठीक लगता है, आप इन दोनों कामों को कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था फ्रेंड्स एक छोटा सा सेशन जो कि था हाउ टू मेंटेन डाटा शीट, और ये प्राइमरी सेशन है। अगर इसके बाद में आप लोगों को लगता है कि इसमें थोड़ा सा हमको कोई क्वेश्चंस हैं, आपके पास में किसी तरह की कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरी ज़रूर डालिएगा। अगर क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं है, तो फिर हम उसके ऊपर एक सेशन आपकी क्वेरीज़ के ऊपर और भी बना लेंगे। ठीक है, सेशन को छोटा रखना मकसद था ताकि आपको इनिशियल स्टेज की इन्फॉर्मेशन मिले। छोटा करते करते भी देखिए 23 मिनट का हो गया है। ठीक है, सो उम्मीद है फ्रेंड्स कि सेशन पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमको ये पता चले कि सेशन में क्या कमी रह गई है हमारी तरफ से, या आप लोग के लिए ये मददगार रहा है या नहीं। इनके अलावा अगर आपके पास में कुछ सुझाव हैं कि हम अपनी डाटा शीट में ये चीज़ें और डाल सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर पार्ट हम इसके अंदर और शामिल कर लेंगे, बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम में हम उसको और ऐड करके जो अगला सेकंड वीडियो होगा उसको ले आएंगे। हालांकि हमको लगता नहीं है कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपके कमेंट्स का हम लोगों को इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।